नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। और अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है ये आपका पीवाईक्यू है, पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए तीरंदकर की बात की गई है और उनसे रिलेटेड प्लेसेस दिए गए हैं, श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पभूसा, और आपको अरेंज करना है कि कौन सा सही है। तो श्रावस्ती की जब हम बात करेंगे तो श्रावस्ती से संबंधित कौन तीरंदकर है, तो यहाँ पर आप देखिए श्रावस्ती सबसे पहले दिया है, इनसे रिलेटेड जो है वो है संभवनाथ, तो ए का फोर्थ आपका सही होगा। ए का फोर्थ तो आपको एक ही जगह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो आप डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है परीक्षा में आपको पता हो कि श्रावस्ती से रिलेटेड संभवनाथ ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है ना कि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। काकंदी की बात अगर हम करेंगे तो काकंदी से रिलेटेड कौन है, सुविधानाथ, तो बी का थर्ड यहाँ पर दिया है। अयोध्या से रिलेटेड कौन है, ऋषभनाथ है, और पभूसा से रिलेटेड कौन है, पदम प्रभु। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। क्लास अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं श्रावस्ती की, जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ये किससे रिलेटेड है, संभवनाथ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे याद रखिएगा श्रावस्ती में संभवनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम काकंदी की बात करेंगे तो काकंदी में जो 9th आपके तीरंदकर थे सुविधानाथ, ठीक है, उनकी बर्थ प्लेस मानी जाती है। यहाँ पर संभवनाथ को श्रावस्ती में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सुविधानाथ की बात करेंगे तो सुविधानाथ का बर्थ प्लेस माना जाता है, जन्मस्थली मानी जाती है काकंदी, और ये 9 तीरंदकर थे, याद रखिएगा। अयोध्या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीरंदकर के केस में, कैसे, जैसे कि हम बात करें कि ऋषभनाथ जो कि हमारे जैनिज्म के पहले तीरंदकर थे, ठीक है, और जो दूसरे तीरंदकर थे अजीतनाथ, और तीसरे जो तीरंदकर थे जो फोर्थ तीरंदकर थे अभिनंदन नाथ। यहाँ पे याद रखिएगा मैंने पहले तीरंदकर की बात की है जो कि आपके ऋषभनाथ हैं, दूसरे तीरंदकर कौन है, अजीतनाथ है, ठीक है, और जो फोर्थ तीरंदकर है अभिनंदन नाथ, ये इन सब का जन्म कहां पर हुआ है, अयोध्या में हुआ है। पभूसा की बात हम करेंगे तो पभूसा में जो 20 तीरंदकर हैं पदम प्रभु, ठीक है, यहां पर ये इनके मेडिटेशन से रिलेटेड है, इन्होंने यहां पर ध्यान लगाया था, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई क्लास। श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या और पभूसा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका अयोध्या है। क्यों अयोध्या इंपॉर्टेंट है मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले तीरंदकर ऋषभनाथ, दूसरे तीरंदकर अजीतनाथ और चौथे तीरंदकर अभिनंदन नाथ,
इन सब की जन्म हुआ था, इन सभी का जन्म हुआ था, जन्म स्थली है अयोध्या। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग तीरंदकर एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए क्लास, यहां पर इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है जब हम बात कर रहे हैं अभिनंदन नाथ की, तो ये चौथे तीरंदकर है। मैंने आपको बताया है होनी चाहिए। तो दूसरा प्रश्न का आपका पहला ऑप्शन एकदम सही है। यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले ऋषभ नाथ है, फिर अजीत नाथ है और फिर अभिनंदन नाथ है। इन सब का जन्म कहां पर हुआ है? अब एकदम याद हो गया होगा आप लोगों को, अयोध्या में हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए महावीर स्वामी 24वें तीरंदकर हैं और पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीरंदकर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब यहां पर देखिए तीरंदकर के नाम दिए गए हैं आपको, ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और ये तीसरा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम कुछ प्रश्नों में मुझे डाउट हो रहा है लेकिन आपने नंबरिंग नहीं की है, इस वजह से मैं आपको नंबर नहीं प्रश्न का बता सकता हूं। तो आप क्या करिए, आप टाइम बता दीजिए कि मैम इस टाइम पे वो प्रश्न है। मैं आपका कमेंट पढ़ लूंगी, फिर आने वाले क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्लास, तो आप नंबर बता दीजिएगा। नहीं तो अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व हो सकती है तो मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई भी कर दूंगी। तो दोनों में से कोई भी चीज कर ली जाएगी, लेकिन आपका डाउट जरूर सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए तीरंदकर के नाम दिए गए हैं और जो उनका प्रतिमा लक्षण है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आदिनाथ दिया गया है, फिर मलिनाथ दिया गया है, पार्श्वनाथ दिया गया है और संभवनाथ दिया गया है। वृषभ, अश्व, सर्प और जल कलश। तो चलिए बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर तीसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्लास, ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। जब हम आदिनाथ की बात करते हैं तो आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण क्या है? वृषभ है। तो ए का फर्स्ट होगा आपका, ए का फर्स्ट आपको 2 जगह दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद मलिनाथ की जब हम बात करते हैं तो जल कलश है, तो बी का 4th हो गया, बी का 4th आपको इधर दिया गया है। तो यहाँ पर ज्यादा सही होने के चांसेस कौन से ऑप्शन के हैं? ए के हैं। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो सर्प से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है और संभवनाथ की बात करेंगे तो अश्व से। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, अगर आप कोई भी बुक कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे तीरंदकर में ये सिंबल्स आपको एक जगह मेंशन किए रहते हैं। 24 तीरंदकर के नाम दिए रहते हैं और वहां पर तीरंदकर के नाम पर इनका जो प्रतिमा लक्षण है वो भी दिया गया है। तो आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा क्लास, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। ए आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं चौथा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न आपका पीवाईक्यू ये नहीं है, ये एक नया प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं है। चौथा प्रश्न क्या है? जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन 1 दिया गया है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। पहला जो कथन आपको दिया गया है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अंग उपांग की बात करते हैं हम तो 12 है। ठीक है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं दोनों माध्यम में नहीं पढ़ रही हूँ। जब माध्यम की मतलब इंग्लिश में पढ़ने की आवश्यकता होगी तो वहां पर मैं जरूर पढ़ूंगी। ठीक है, चलिए, तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, प्राकृत भाषा में जैनों का प्रचुर साहित्य लिखा गया है जिसे हम आगम कहते हैं। ठीक है, आगम में 12 अंग होते हैं और 12 उपांग होते हैं। ठीक है, 10 प्रकीर्ण होते हैं और 6 छांद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं।
यहाँ पर जो आपको याद रखना जरूरी है वो है 12 अंक और 12 उपांक होते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है ये चीज कितने अंग होते हैं। मैंने आपको बता दिया श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार अंगों जो जैन धर्म के शास्त्रों का हिस्सा है को पाटलिपुत्र में एक धार्मिक सभा में संकलित किया गया था। ठीक है, यह सभा तीसरे जैन परिषद के साथ जुड़ी हुई है, जिसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था और उसमें जैन विद्वान आचार्य भद्रबाहु ने अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा सारे पॉइंट जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है। इस परिषद ने जैन शास्त्रों के संकलन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप अगर चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार क्लास वीडियो को पॉज करके इसको फिर से पढ़ लीजिए। चलिए, ताकि आपके दिमाग में चीजें फीड हो जाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है, तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आपको उनसे रिलेटेड निर्वाण स्थल दिया गया है। ठीक है, तो ऋषभनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर। तो चलिए बताइए, ऋषभनाथ को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अष्टापद में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। वासुपूज्य की बात करेंगे और नेमिनाथ महावीर स्वामी तो आप सभी को पता होगा, इनको निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। ठीक है, नेमिनाथ की बात करेंगे तो यहाँ पे उज्जैन में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये भी सही है। वासुपूज्य की बात हम करेंगे तो इनको चंपापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पर तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं, उनके निर्वाण स्थल दिए गए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप 24 तीर्थंकर के निर्वाण स्थल को नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, तीर्थंकर को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग के तीर्थंकर को एक बार देख लीजिएगा आप लोग और लास्ट के 3-4 तीर्थंकर को देख लीजिएगा। वहां पर उनके बर्थ प्लेस और उनके निर्वाण स्थल देख लीजिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ जिस सिंबल से उनको रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब जितने तीर्थंकर आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं इनको देख लीजिएगा। इससे ज्यादा एफर्ट आपको नहीं डालना है। ठीक है, 24 जो दिए गए हैं सब नहीं याद कर सकते। हाँ, अगर इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में आपको फिर पूछेगा तो आपको ये याद रहेगा कि महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल पावापुरी है, ऋषभनाथ का अष्टापद है, तो आप 2 एलिमिनेट करके 50% आंसर पे आ सकते हैं। अभी तो अब आपको नेमिनाथ भी याद होना चाहिए, वासुपूज्य भी याद होना चाहिए, क्योंकि पास्ट ईयर में पूछा जा चुका है। अब ये काम आपको करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का मतलब क्लास खाली ये नहीं होता है कि बुक उठाई पास्ट ईयर के सारे आंसर्स रट डाले, नहीं। जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइन की जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अगर उन्हीं से रिलेटेड एक नया प्रश्न फॉर्म हो तो आप सॉल्व कर पाए। इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने को बोला जाता है। तो क्या करिए, पीवाईक्यू की एक किताब खरीदिए और उसी में एक एक पेज स्टिक करिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैंने एक ब्लैंक पेज में लिखा कि इस ईयर का पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे रिलेटेड मुझे ये जानकारी और होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ क्लास, बहुत बेनिफिशियल होगी ये चीज, एक बार करके देखिएगा। ठीक है, आप क्या करिए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाइए और क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करिए। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है या इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस के बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, तो एक ब्लैंक पेज लीजिए, लिखिए पीवाईक्यू इस ईयर का है, क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स और पता होने चाहिए। और एग्जाम में क्या करिएगा, बस उन्हीं पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा अपीयर होने के पहले, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान रहेगी। तो यहाँ पर तो 5वें का बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6वां प्रश्न। ये भी आपका पीवाईक्यू नहीं है। निम्नलिखित में से किसका किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल को पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? मतलब हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंस
इंडिया जो आपकी फॉर्म हुई थी, ठीक है, और जो पोर्टफोलियो आपका इंटरिम सरकार के समय, इंटरिम गवर्नमेंट के समय बना था, उसमें लोगों को एक एक पोर्टफोलियो दिया गया था ना। जैसे जगजीवन राम जी की बात करें या CH भाभा को बात करें, तो इनको अंतरिम सरकार में कुछ पोर्टफोलियो दिए गए थे। बाद में जब इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कैबिनेट बना तो वहां पर भी इनको पोर्टफोलियो दिया गया। तो किसका पोर्टफोलियो इंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से डिफरेंट था, ठीक है। जब फर्स्ट कैबिनेट में फॉर्म हुआ था तो वहां पर उनको दूसरा पोर्टफोलियो मिला। तो यहां पर देखते हैं, जब हम जगजीवन राम जी की बात करते हैं तो इनको जो पोर्टफोलियो मिला था वो कौन सा था, वो श्रम था ना, वो लेबर था, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट मिला था। जब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो यहाँ पर खाद्य एवं कृषि, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पर सरदार बलदेव सिंह की, तो यहाँ पर इनको डिफेंस मिला था, रक्षा पोर्टफोलियो मिला था। लेकिन CH भाभा जो हैं, याद रखिएगा, CH भाभा को अंतरिम सरकार में खान एवं ऊर्जा मंत्री का कार्यभार मिला था। और जब स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल बना आपका, तो वहां पर उनको वाणिज्य मंत्री का कार्यभार मिला। तो इनका जो पोर्टफोलियो था दोनों में डिफरेंट था। तो थर्ड आपका नहीं होगा, 1, 2, 4 होगा। तो यहां पर आपसे क्या बोला गया है, whose portfolio in the first cabinet of independent India was different from their portfolio in the interim government। तो यहां पर ओनली 3 आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखिए क्लास, CH भाभा को अंतिम सरकार में कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री का कार्यभार तथा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री का कार्यभार प्राप्त हुआ था। अगला हम देखते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रश्न भी आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर आपने PYQ देखा है तो जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला था वो जरूर देख लीजिएगा एक बार। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका PYQ नहीं है, ये एक नया प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है? NHRM की बात की गई है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात की गई है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यही खाली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी की खाली बात हमारे संविधान में की गई है, ठीक है। आर्टिकल 338 जब आप देखेंगे तो उसमें की गई है और किसी की भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर खाली जो केवल 2 जो है वो आपका सही उत्तर है, खाली यही एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सी आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर क्लास, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान के 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A को सम्मिलित करके की गई थी। तो याद रखिएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 2003 में किया गया था, जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों को अलग कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, 338 जो था वो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड है और 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए क्लास, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक तरफ आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी दी गई है, दूसरी तरफ आपको हेडक्वार्टर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ONGC दिया गया है, फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिया गया है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दिया गया है और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। ONGC नई दिल्ली में, सबसे आसान जो आपको दिया गया है ऑप्शन। तो ए का फोर्थ आपका 2 जगह दिया गया है। मैं तो जब सुमेलित करती हूं तो जो सबसे ज्यादा आसान होता है उसको सबसे पहले देख लेती हूँ। तो यहाँ पर ए का 4th हो गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो ये कहाँ पर है, ये नागपुर में है। बी का थर्ड आपका यहाँ पर दिया गया है,
फिर उसके बाद कौन सा होगा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो ये हैदराबाद में है, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो भुवनेश्वर में है। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए, परीक्षा में आपकी पूछा गया प्रश्न है और पूरी संभावना है, मैं आपको बता दूं कि आने वाले परीक्षा में भी यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो बन सकता है प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा इसका। तो यहां पर 8वें का सही उत्तर सी है आपका। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। यहां पर वीडियो को पॉज करके आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये चीज तो मुझे आपको बतानी नहीं पड़ेगी ना कि कब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कब आपको वीडियो पॉज करना है, कब आपको स्पीड तेज करनी है, कब आपको स्पीड धीमी करनी है। तो जब मैम कुछ समझाया करें और सुनने का मन नहीं किया करे कि मैम जो चीज आप बता रही हैं कि PYQ लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए, बोल रही हैं, हमको नहीं सुनने का मन है, तो उस समय मैम की स्पीड 2x कर दिया करिए। ठीक है, तेज कर दिया करिए, तो या फिर फॉरवर्ड कर दिया करिए और सीधे प्रश्न पे आ जाया करिए। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। आप शिकायत नहीं कर सकते हैं कि मैम आप समझा ज्यादा रही हैं, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, विद रेफरेंस टू NTPC यूनिट एट सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट। इट इज द NTPC ओल्डेस्ट यूनिट। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, जब हम सिंगरौली की बात करते हैं क्लास, सिंगरौली जो प्लेस है ना, वो आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे दिखेगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला तो आपका जो है वो आपका क्या है, वो आपका पहला, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट, गलत है ये। ठीक है, पहला आपका गलत है। दूसरा देखिए, इट इज NTPC ओल्डेस्ट यूनिट, ये आपका सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है, यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आपका करेक्ट है, इस वजह से सही उत्तर बी होगा। अब देख लीजिए क्लास, यहाँ पर NTPC सिंगरौली की अगर हम बात करें, थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए ना, 2 लाइन की। मैंने आपको बोला है जब परीक्षा में पूछा गया है तो याद रखिएगा। NTPC सिंगरौली की स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी, 1977 में की गई थी। सिंगरौली क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तृत है। मैंने आपको बताया ना, यूपी और MP के बॉर्डर पे है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल तथा रिहंद। सिंगरौली तथा रिहंद जो संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। यूपी के मैप में सोनभद्र जिला आपको याद है ना, याद होना चाहिए, मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, तो सिंगरौली और रिहंद जो संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जबकि विंध्याचल जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इनमें रिहंद जलाशय तथा नार्दर्न कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी व कोयले की आपूर्ति की जाती है। यहाँ पर जलाशय का भी नाम याद रखिएगा, रिहंद जलाशय से इन्हें पानी मिलता है। एक बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया था। तो यहाँ पर बस इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। हो गई क्लास? तो चलिए, सिंगरौली याद रहेगा ना? ठीक है, अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए, ये 10वां प्रश्न है, Which of the following is the correct sequence of the island of Indonesia from west to east? अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न कितना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैम ने यहाँ पर आपको खाली A, B, C ऑप्शन दिया है, D ऑप्शन दिया ही नहीं है। D ऑप्शन लिख लो कि कोई भी इनमें से सही नहीं है, none of the above। अब इसको अरेंज करो। जो आइलैंड इंडोनेशिया में है उनको हमें अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ये आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सुपर JBL स्पीकर के बारे में सुना है ना, आप लोग ने सुना होगा। तो यहाँ पर सुपर JBL याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर S से क्या हो गया आपका? सुमात्रा हो गया। J से क्या हो गया? जावा हो गया। B से क्या हो गया? बाली हो गया। और L से क्या हो गया? लोम्बक हो गया। तो जल्दी से इसको मैच कर लीजिए। सबसे पहले सुमात्रा हो गया, फिर जावा हो गया, फिर
बाली हो गया और लोम्बक हो गया। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो SJBL याद रहेगा, SJBL, ठीक है, सुपर JBL। तो बी सही उत्तर है। पास्ट ईयर का प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, सुमात्रा दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर जावा दिख रहा है ना क्लास। यहाँ पर आपको बाली दिख रहा है और लोम्बक दिख रहा है। अब इसके आगे सुम्बा याद रख लीजिएगा, ठीक है, और सुम्बावा भी याद रखिएगा, फ्लोर से याद रखिएगा। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे तो परीक्षा में आपको आसानी होगी। लेकिन सुपर JBL याद रखेंगे ना, तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बक, और एस मतलब क्या है तो आपका सुपर, ठीक है। चलिए, मतलब सुमात्रा, लेकिन ट्रिक में सुपर। 11वां प्रश्न हम देखते हैं, नोबी एंड कांटो प्लेन, ठीक है। नोबी और कांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जल्दी से बता दीजिए, उत्तर कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, जापान में या फिर चीन में, कहां पर है बताइए। तो यहां पर ये दोनों जो प्लेन है वो आपके जापान में स्थित है। तो 11वें का सी जो है वो एकदम सही है। अब देखिए, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने पहली बार नोबी और कांटो प्लेन के बारे में सुना है तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन इनके बारे में पढ़ लेंगे ताकि हमारे दिमाग में बैठ भी जाए कि ये जापान में है, और अगर परीक्षा में इनसे रिलेटेड और कोई प्रश्न पूछे तो वो भी हम सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर देखिए, नोबी और कांतो मैदान जो जापान में स्थित है। नोबी का मैदान होन्सू द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा, होन्सू द्वीप पर नोबी स्थित है, ठीक है। यह तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नगोया प्रदेश का वृहत्तम नगर है ये, ठीक है। नगोया आप सभी को पता है कहां पर है, जापान में है, ठीक है। और नगोया जो है उसका ज्यादातर हिस्सा किस मैदान पर है, नोबी मैदान पर है, याद रखिएगा। नोबी मैदान जो है वो चावल और सब्जियों के लिए फेमस है। कांतो मैदान की बात करेंगे तो ये भी आपका होन्सू द्वीप के मध्य में स्थित है और टोक्यो शहर इसी मैदान पर स्थित है। तो आप कभी नहीं भूलेगा ना, नोबी, बताओ, नोबी और कांतो की हमने बात की है। दोनों मैदान कहां पर है, जापान में है। किस द्वीप पर है अगर आपसे पूछेगा तो होन्सू द्वीप याद रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए, होन्सू द्वीप याद रखेंगे। नोबी मैदान पर कौन सा शहर स्थित है अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ना से नोबी, ना से नगोया, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपसे कांतो के बारे में पूछेगा तो टोक्यो। हो गया क्लास कंफर्म। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। यही चीज मैं आपको बोल रही हूं कि आप A4 शीट लीजिए और वहां पर इस तरीके से जब नोट कर लेंगे ना तो 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको एग्जाम में ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। लेकिन ऐसे एरो के फॉर्म में लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप प्रेशर में रहते हैं तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आप जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं। एरो के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजें ज्यादा याद रहती है। चलिए, 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन और कंट्री से रिलेटेड प्रश्न तो आपकी परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्वालामुखी पर्वत, ये ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है, ये ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? तो चलिए देखते हैं। माउंट रेनर की बात करें, ठीक है, माउंट रेनर कहां पर है? तो ये USA में है। ए का फोर्थ 3 जगह दिया गया, वेरी गुड। माउंट एटना इटली में है, ठीक है। एटना इटली, ठीक है। तो याद रखिएगा, बी का फर्स्ट तो आपको एक यहां पर, तो हम बी आपका सही उत्तर होगा, यहां पर हमने निकाल लिया है, लेकिन हम और ऑप्शंस को देखेंगे। पेरिक्यूटिन की बात हम करेंगे। पेरिक्यूटिन कहां पर है? मैक्सिको में, ठीक है। तो सी का सेकेंड। माउंट एप्पो कहां पर है? माउंट एप्पो फिलीपींस में है, तो डी का थर्ड। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। एक बार रिवाइज कराऊंगी, यहां पर देखिए, माउंट रेनर कहां पर है? USA में है, ठीक है। माउंट एटना इटली में है। पेरिक्यूटिन कहां है? मैक्सिको में है। एप्पो कहां है? फिलीपींस में है। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 13वां प्रश्न। यहां पर क्या बोला गया है? जो फेमस वॉल्केनिक माउंटेन है काटोआ, ठीक है, कैराकाटोआ, ठीक है। अब हम जब आप लोग याद करेंगे तो कैराकोटा, ठीक है, तो कैराकाटाओ,
कैराकोटाओ कहाँ पर है, अब तो याद ही हो गया होगा। तो ये आपका ABCD में से इटली में है, इंडोनेशिया में है, USA में है या फिर जापान में है। तो कोटावा जो है, कराकाटोआ जो है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, याद रखना। अब इतनी बार मैम ने उसको पढ़ने में वो किया है, इतनी बार रिपीट किया, तो अब तो जिसको नहीं भी याद होगा उसको भी याद हो जाएगा। क्योंकि जब मैं कराकाटावा की बात कर रही होंगी तो बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, पहले ही पढ़ लियोगे मैम काटोवा है, ऐसे पढ़िए। तो बस आपने पढ़ लिया ना ढंग से। अब देखो यहाँ पे इंडोनेशिया है, इसको याद रखना। ठीक है, कराकाटोआ। ठीक है, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है, इंडोनेशिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब हम बात कर रहे हैं, देखिए फ्यूजियामा की बात करेंगे तो ये जापान में, माउंट एटना इटली। ठीक है, सेंट हेलेंस याद रखिएगा USA। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बनाए रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब 14 प्रश्न जो है ये भी आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको भी देखते हैं एक बार। आल्प्स दिया गया है, वोसेजेस दिया गया है, विंध्य दिया गया है और फ्यूजियामा दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। फ्यूजियामा की बात करेंगे ना क्लास, तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। डी का आपका सेकेंड होगा। ठीक है, ठीक है क्लास। जब हम बात करेंगे आल्प्स की, तो ये एक वलित पर्वत है आल्प्स, तो ए का थर्ड होगा, डी का सेकेंड। फिर उसके बाद विंध्य की बात करेंगे तो ये अवशिष्ट पर्वत है, तो सी का फोर्थ हो गया। और वोसेजेस की बात करेंगे तो ये भ्रंशोत पर्वत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है बी। देखिए परीक्षा में किस तरीके का कौन सा पर्वत है ये भी पूछ लिया गया। कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन है, कौन सा फोल्ड माउंटेन है, कौन सा रेसिडुअल माउंटेन है, ये भी पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया? ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या फिर बैरन द्वीप? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, डी है, बैरन द्वीप। ठीक है, 15 का डी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी का पहला उद्गार कब हुआ था? 1787 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 16 प्रश्न। यहाँ पर भी आपका देखिए क्या दिया गया, ज्वालामुखी दिया गया है और कंट्री दिया गया है। अब आप देखिए मैंने कितनी बार एटना इटली, ठीक है, एटना इटली, तो बी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया। तो हम 50% क्वेश्चन को तो सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे सबनकाया, तो सबनकाया पेरू, ठीक है, पेरू में, तो सबनकाया पेरू, ए का सेकेंड इधर ही दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सी सही उत्तर होगा। कोलिमा की बात करेंगे, कोलिमा जो है वो मैक्सिको में। फिर मेरापी की हम बात करेंगे तो मेरापी कहां पर है, ये इंडोनेशिया में है। और एक जो मैंने आपको बताया था, कौन सा और इंडोनेशिया में है, बता दो जल्दी से, बता दिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यहां पर क्लास देखिएगा, इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मेरापी इंडोनेशिया में है और जो मैंने आपको बताया था कैराकाटोआ, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों याद रखिएगा इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 प्रश्न। निम्न में से कौन से ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित है? तो बताइए यहाँ पर माउंट फ्यूजियामा, माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है, काराकाटोआ और फिर माउंट किलिमंजारो। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो की बात करें क्लास तो आपको पता है कि कहां पर है, ये अफ्रीका में है।
ठीक है, याद रखिएगा ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है ये चीज। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्लास ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया गया है। इंडोनेशिया से रिलेटेड है। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पर आपके 15,000 आइलैंड है और 150 जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है। थोड़ा अजीब सा प्रश्न था ये जब पूछा गया। तो अब आप बताइए, यहाँ पर दिया गया है से अधिक, यहाँ पर 15,000 आइलैंड द्वीप से अधिक है और 150 से अधिक है। इन्होंने ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट 15,000 है, ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट 150 एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि कौन सा करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, कंप्राइजेस दिया गया है से अधिक। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए थे वो आपके बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर 18 का सी आपका सही उत्तर है। इंडोनेशिया से देखिए कितने वॉल्केनोज हैं वहां पर, अभी हमने देखा 2 आपसे अभी पूछा गया था थोड़ी देर पहले। एक तो मेरा जो फेवरेट है काराकोटोवा, ठीक है, और दूसरा जो अभी हमने डिस्कस किया था आपसे, कौन सा डिस्कस किया था, मेरापी डिस्कस किया था ना, हाँ, वो दोनों इंडोनेशिया में थे। अब फिर इंडोनेशिया से रिलेटेड पूछ लिया कि यहाँ पर इंडोनेशिया में कितने आपके द्वीप हैं। तो 15,000 से ज्यादा द्वीप है, 150 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। तो ध्यान दीजिएगा 18 का सी आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में दिया भी गया है। जावा पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट केलूड है, ठीक है, और माउंट मेरापी है, याद रखिएगा। चलिए ये दोनों भी आप याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 19 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से कथन आपके सही हैं क्लास। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, और दूसरा आपको दिया गया है दे आर द पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन, ठीक है, पेरू। तो यहां पर आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो गैलापागोस जो है आइलैंड, वो आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुआ है, ये बिल्कुल सही है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। दे आर द पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन पेरू, ये आपका गलत है, ठीक है। अभी क्यों गलत है मैं बताती हूं। यहां पर ए आपका सही उत्तर होगा। अगर आप देखेंगे तो ये साउथ अमेरिकन नेशन का तो पार्ट है, लेकिन पेरू का नहीं है। किसका है, इक्वाडोर का है। किसका है, इक्वाडोर का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर इस वजह से सेकंड ऑप्शन गलत हो गया आपका, ए आपका सही हो गया। मैप में देखेंगे ज्यादा याद रहेगा। देखिए गैलापागोस यहाँ पर आइलैंड आपका है, इधर आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, पता है ना आपको। यहाँ पर देखिए इक्वाडोर है, इसी का पार्ट है गैलापागोस, याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो बताइए टोंगा, तुवालू, ताहिती या फिर तीनियन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है तीनियन, याद रखिएगा। अब मैप के थ्रू हम इसको देखते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। यहां पर देखिए पॉलिनेशिया दिख रहा है, तो पॉलिनेशिया में हवाई, किरिबत्ती, ठीक है, समोआ, तुवालू, टोंगा, तोकेलू, ये सब किसका हिस्सा है, पॉलिनेशिया का हिस्सा है, ठीक है। मेलानेशिया की बात करेंगे तो यहां पर देख लीजिए इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी। अब एक बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया था कि कौन सा देश जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। अभी याद आ गया पपुआ न्यू गिनी को देखकर।
तो वहां पे पूछा गया था कौन सा जो कंट्री है वो अफ्रीका में नहीं है, और उसमें एक नाम आपको पपुआ न्यू गिनी दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये इंडोनेशिया के इधर है, तो इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, ठीक है, कैलिडोनिया, फिजी, ये सब मेलेनेशिया का पार्ट है। और माइक्रोनेशिया की बात करेंगे तो यहाँ पे मैरियाना याद रखिएगा, पलाऊ याद रखिएगा और गुआम याद रखिएगा, और मार्शल आइलैंड। तो एक बार क्लास इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आपके परीक्षा में पूछा गया है तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पॉलिनेशिया से रिलेटेड प्रश्न आपका रिपीट कर ले या फिर मेलेनेशिया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो इस चीज को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कैरेबियन सी? तो कौन सा कैरेबियन सी में लोकेटेड नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेनाडा, मॉन्टसेराट, मडीरा, एंगुइला। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से कैरेबियन सी में कौन सा आइलैंड नहीं लोकेटेड है आपका? तो वो है मडीरा। ठीक है, याद रखिएगा जो मडीरा है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पर? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब देखिए परीक्षा में यही चीज देखिए क्लास, यहाँ पर 1 मिनट में आपको दिखाऊं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए मडीरा कहां पर है, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, अटलांटिक में है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब यहाँ पर मैप देखिए ध्यान से जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या दिख रहा है? मडीरा दिख रहा है। इधर आपको स्पेन दिख रहा है, मोरक्को दिख रहा है, और इस साइड मडीरा है। ये अटलांटिक ओशियन है, याद रखिएगा। मैप से क्लियर हुआ? तो मडीरा अटलांटिक ओशियन में है। कैरेबियन सी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, जो अगल बगल के कंट्रीज हैं, क्योंकि हो सकता है अगली बार पूछ ले कि कैरेबियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज अपने बॉर्डर को शेयर कर रही हैं, जैसे हैती। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है, इधर देखिए कोलंबिया है, इधर होंडुरस है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, जमाइका है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको है। तो याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर आइलैंड पूछा है, अगली बार हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी कंट्रीज अपने बॉर्डर को शेयर कर रही हैं कैरेबियन सी के साथ। तो यहाँ पर इस तरीके का भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो प्रश्न को क्लास हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो आप याद रखिएगा हम किसके संदर्भ में देख रहे हैं? सोकोत्रा द्वीप के संबंध में देख रहे हैं। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, सोकोत्रा द्वीप। दूसरा दिया गया है, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्लास, जो सोकोत्रा द्वीप है वो ओमान में नहीं है। ठीक है, वो ओमान में अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। सोकोत्रा जो है ये आपका अरब सागर में है। अरे याद रखिएगा, सोकोत्रा द्वीप जो है वो अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास स्थित यमन का एक द्वीप है। ठीक है, ओमान का एक द्वीप नहीं है। अरब सागर में स्थित तो है लेकिन ओमान का नहीं, ये यमन का एक द्वीप है। ये याद रखिएगा, यही छोटी सी गलती यहाँ पे की गई है। तो ओमान नहीं, यमन का एक द्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका पहला तो गलत हो गया। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के स्थल के रूप में नामित किया गया था। ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्लास, सोकोत्रा द्वीप दिया गया है, ये आपको सोकोत्रा दिख रहा है। यहाँ पर कौन सा सी दिख रहा है आपको? अरेबियन सी दिख रहा है, अरब सागर दिख रहा है, और ये किसका पार्ट है? ये यमन का, येलो येलो दिख रहा है ना, यमन का, ना कि ओमान का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है, यहाँ पर रेड सी दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बस ये सोकोत्रा याद रखिएगा। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक वैली, इरोडेड वैली, एक्सियल ट्रॉफ या फिर यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी। तो यहाँ पर लाल सागर जो है वो अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। ठीक है, तो
सी आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अभी हमने देखा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर रेड सी है, ठीक है, और यहाँ पर आपके अफ्रीकन प्लेट है, इधर अरेबियन प्लेट है, और इसके बीच में रेड सी है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न जो कि कमिटी से रिलेटेड है। तो द कमिटी विच हैज रिकमेंडेड एबॉलिशन ऑफ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 88 ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिया इज, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्न में समिति में से किस समिति ने की थी? तो बता दीजिए, चिलैया समिति ने, केलकर समिति ने, शोक समिति ने, या फिर रंगराजन समिति ने। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है एबीसीडी में से वो है बी, ठीक है, केलकर कमेटी ने। अब आपका आज का होमवर्क क्या है, मैंने पहले के टेस्ट में आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं उन्होंने किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी थी, टैक्स रिफॉर्म से था या एलपीजी से था, किस चीज से रिलेटेड था, उस चीज को जरूर पढ़िएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। 25वां प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को आपको बताना है, एलुवियल सॉइल से रिलेटेड। तो यहाँ पर यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। अब आपको पता है कि अगर भारत के भूभाग की बात करेंगे तो 14% नहीं, अप्रोक्सीमेटली 44%, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.5% हम कह सकते हैं भारत में जो मृदा है वो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। ये आपका गलत हो गया। इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये आपका सही है, ठीक है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपान जैसे नामों से जानी जाती है, नहीं। जलोढ़ मृदा को अगर हम देखेंगे तो कछारी, खादर, बंगार इन सब नामों से जानी जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, भाई ये मिट्टी उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, बी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब हम हिमालयन रीजन की बात करते हैं तो इधर बहुत बड़े 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 पत्थर होते हैं, ठीक है, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, भाबर रीजन कहते हैं, ठीक है। फिर इधर आपका तराई रीजन आता है जहाँ पे दलदली एरिया आता है, नेपाल और गोरखपुर वाला बॉर्डर जहाँ पे इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार बहुत ज्यादा होता है मच्छरों की वजह से ना, तो इधर तराई रीजन हो गया। अब एलुवियल सॉइल की जब हम बात करते हैं तो इधर देखिए खादर हो गया, बांगर हो गया। जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको हम खादर कहते हैं, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उनको हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला हम देखते हैं 26वां प्रश्न। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है और भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, जूट एक रबी फसल है। रबी फसल है बताइए, नहीं, जूट जो है वो खरीफ फसल है। ये आपका गलत है। पहले को एलिमिनेट करेंगे तो सीधे आप आंसर पे आएंगे बी पर। बी आपका सही है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। हाँ, भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, तो ये भी हम कह सकते हैं सही है, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में की जाती है जूट की खेती, तो बी आपका सही है। तो 26वें का बी सही उत्तर है। 27वां देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो यहाँ पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके के थ्रू फॉरेस्ट को ट्रांसफर किया गया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में? 41st, 42nd, 43rd या फिर 45th? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में हमने क्या किया था, फॉरेस्ट को ट्रांसफर किया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट्स थे जैसे कि शिक्षा, वन, नापतौल, वनजीव एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन, ये सारे सब्जेक्ट्स को हमने राज्य सूची से समवर्ती सूची में
ट्रांसफर किया था। याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू परीक्षा में पूछा जा सकता है। 28वां प्रश्न देखते हैं। पेपर गोल्ड पद का आशय है। पेपर गोल्ड का मतलब क्या होता है बताइए। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ IMF, स्पेशल सब्सिस्टेंस राइट, विशेष निर्वाह अधिकार, करेंसी लिंक टू गोल्ड, सोने से जुड़ी मुद्राएं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पेपर गोल्ड की जो अवधारणा है वो आपकी किससे रिलेटेड है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट ऑफ IMF से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है। डायरेक्ट ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, तो याद रखिएगा A आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 29। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम बताइए। तो सबसे बड़ा योगदान किसका है ग्रीन हाउस गैस में, तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो तुरंत बी को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद किसका योगदान है, अगर हम देखें तो मीथेन का। मीथेन के बारे में लास्ट क्लास में हमने बहुत डिस्कशन किया था, तो 2 जगह आपको मीथेन दिया गया है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कह सकते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो A हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्लास। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका A है। अगला हम देखते हैं 30th प्रश्न। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, उड़ीसा का। तो लिंगानुपात में हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो सबसे ज्यादा है वो केरला का है, केरला के बाद तमिलनाडु का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, ये आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपको केरला नहीं दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया है, इस वजह से सेक्स रेशियो में हाईएस्ट सेक्स रेशियो तमिलनाडु का है। अगर केरल दिया होता तो केरल को आप टिक लगाते। 31 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो बता दीजिए जल्दी से। तो आपको दिया गया है बनारस, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर कानपुर नगर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 देखते हैं। सेंसस से रिलेटेड प्रश्न है क्लास, तो थोड़ा सेंसस भी रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ये पास्ट ईयर में पूछे गए प्रश्न है। सेंसस ऑफ इंडिया एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोवेस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरिया। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है देख लीजिए एक बार। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम की बात की गई है। जम्मू कश्मीर दिया गया है, केरल दिया है, पंजाब दिया है और हरियाणा दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है केरल, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो केरल में 10.4%, पंजाब में 11.2, हरियाणा में 13.2, जम्मू में 17.5। और यहाँ पर क्लास पूछा गया था न्यूनतम कहां पर है, ये चीज याद रखिएगा, तो केरल में था। अगला हम देखते हैं, ये आपका 33rd प्रश्न हो गया। Who among the following has supported the resolution on the partition in the meeting of All India Congress Committee held in New Delhi in 1947? नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो किसने किया था बताइए, गोविंद वल्लभ पंत ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जेबी कृपलानी ने या फिर अब्दुल कलाम आजाद ने। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, अब्दुल कलाम आजाद। तो डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 34वां प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अब्दुल कलाम आजाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। विभाजन के प्रस्ताव को 14 जून 1947 के कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले कि विभाजन के प्रस्ताव को 14 जून को, ठीक है, याद रखिएगा 14 जून 1947 को कांग्रेस समिति की बैठक में किसने पेश किया था। तो आप क्या बताएंगे, गोविंद वल्लभ पंत ने। अगला हम देखते हैं
ये 34 था, ये 35 प्रश्न है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल एसेंट ऑन, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? तो बताइए 18 जुलाई 1947 को, 19 को, 20 को या फिर 21 को? तो यहाँ पर 1 मिनट क्लास, ये आपका 34 प्रश्न है, इसको 34 करिए, ये 34 प्रश्न है। ठीक है, 34 प्रश्न बताइए कब मिली थी? 18 को मिली थी, 19 को मिली थी, 20 को मिली थी या फिर 21 को मिली थी? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ए जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को रॉयल एसेंट जो है वो 18 जुलाई 1947 को मिला था। और इस दिन के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल था भारत में वो आपका फॉर्मली खत्म हो गया और इंडिया और पाकिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बनने की तैयारी हो गई। चलिए अगला हम देखते हैं 35 आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। लेकिन ये आखिरी प्रश्न नहीं है, अभी थोड़ा सा हम लोग करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन यूरेशिया? यूरेशिया में कौन सी ग्रासलैंड आपको मिलती है? ड्राउन्स, बेल्ट्स, स्टेपीज या फिर पेरीज? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डाउन्स जो है वो कहां पर मिलती है बताइए? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। बेल्ट्स की बात करेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका में। पेरिस की बात करेंगे तो ये यूएसए में। अब बचा यूरेशिया में स्टेपीज। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो ग्रासलैंड से रिलेटेड प्रश्न भी ध्यान में रखिएगा। ये सारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। चलिए अब करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी थोड़े से रिवाइज करते हैं। ठीक है, 10 करंट अफेयर्स को देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। तो 2024 का टूर डी फ्रांस किस देश ने जीता है? तो याद रखिएगा डेनमार्क ने। जुलाई 2024 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में। जुलाई 2024 में किस प्रमुख टेक कंपनी ने अपना वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पेश किया है? तो मेटा, जिसको कि हम पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। इन्होंने अपना पहला वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पेश किया है। चौथे प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2024 में किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला उपग्रह कक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो बताइए किसने किया? पहला है ये इनका, तो नाइजीरिया ने। जुलाई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे दी और पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये याद रखिएगा, द मास्टरपीस को। अगला हम देखते हैं जल्दी जल्दी। जुलाई 2024 में कौन सी भारतीय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्मार्ट स्कूल योजना प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश ने। तो याद ही रहेगा। जुलाई 2024 में किस देश ने अपने पहले मानव रहित लून लैंडर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो बताइए मानव रहित मून लैंडर को सफलतापूर्व किसने लॉन्च किया है? जापान ने। भारत ने किस नए स्वदेशी रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है अभी हाल ही में? तो आकाशवीर मिसाइल का, याद रखिएगा। जुलाई 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जलवायु परिवर्तन पे एक नई रिपोर्ट जारी की है? तो यूनाइटेड नेशन ने। और जुलाई में ही किस प्रमुख भारतीय शहर में एक नए मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में? तो हैदराबाद में। तो यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में 10 करंट अफेयर को रिवाइज किया। ठीक है, आने वाले टेस्ट में भी हम यही करने वाले हैं, थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। और इस कोड एग्जाम पे तो करंट अफेयर के लिए आपके लिए सर जो है वो रिवीजन करा ही रहे हैं। यहाँ पर तो टेस्ट में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दिया, तो वो भी क्लास आपकी सफिशिएंट है। आप लोग बार बार रिवाइज करिए, चीजों को रिवाइज करने पर थोड़ा फोकस करिए। ठीक है, और बाद में एक कोई भी मैगजीन लीजिएगा, उससे करंट अफेयर अपना पढ़ डालिएगा। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिस टेस्ट में मैं फिर एक बार रिपीट करूंगी, मैंने नंबरिंग नहीं की थी, उस टेस्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे टाइम बता दीजिएगा कि मैम मुझे इस टाइम पे डाउट हो रहा था, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग या तो कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर दे देंगे या फिर आने वाले क्लास में हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।
खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। अब आपकी परीक्षा पास आ रही है तो अपने पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत होगी तो हम लोग आपके साथ हैं। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आपको करनी है, ये चीज समझिए। सबसे क्रूशियल रोल तो आपको खुद प्ले करना है। तो खूब पढ़िए, तो समय है, पढ़ डालिए। जब प्रीलिम्स निकलेगा तो फिर देखिएगा आप में खुद जोश आ जाएगा मेंस की तैयारी करने में, और फिर अच्छे से आपका प्रीलिम्स मेंस सब क्वालिफाई होता जाएगा। मैं तो यही आशा करती हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद क्लास, आपका दिन खूब अच्छा जाए, आपका दिन मंगलमय।